गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे विषय भूगोल का। और जो भाग हमारा पाठ चल रहा है उसका नाम है बेटा सागरीय नितल की संरचना। इसके पूर्व वीडियो में हमने महाद्वीपीय मग्नपट, महाद्वीपीय ढाल और सागरीय मैदान देखा हुआ था। आज जो हम लोग भाग देखने जा रहे हैं वो उसके सामने का भाग आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। उसका नाम है सागरीय पर्वत एवं पठार। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसके नीचे वाला भाग जो कि सागरीय खाइयाँ एवं सागरीय गर्तें, ये भी भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सागरीय पर्वत एवं पठार में क्या बताया गया है कि महासागरीय नितल पर स्थित पर्वत श्रेणियाँ जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कहलाती हैं। मतलब महासागरीय नितल पर जो भी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनको यहाँ पे दो नामांकन किया गया है। पहला नाम है जलमग्न कटक, या फिर इसी को जलमग्न पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि ये जलमग्न पर्वत ऐसे होते हैं कि जो सागरीय मैदान के ऊपर तो होते ही हैं, परंतु वो बाहर से समुद्र के तल से हम लोग उसे नहीं देख पाते, है ना। और जो इस तरह के पर्वत होते हैं जो समंदर के अंदर तक गहराई तक गए होते हैं उनको हम लोग सागरीय पर्वत या फिर इसको हम लोग पठार भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये पर्वत सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हज़ारों किलोमीटर लंबे होते हैं। ये पर्वत कैसे होते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर चौड़े होते हैं, और चौड़े मतलब ऐसी लेंथ उसकी बड़ी होती है, और लंबे विड्थ इसकी पर्वत सैकड़ों किलोमीटर होती है विड्थ, और लेंथ जो होती है उसकी वो हज़ारों किलोमीटर होती है। हज़ारों किलोमीटर यानी कि बहुत लंबे से बड़े से ऐसे उसकी लेंथ होती है बेटा। तो इन जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर कहीं कहीं सागर की सतह पर दिखाई देते हैं। तो इनके जो शिखर हैं वो सागर की सतह पर कभी कभी हम लोग को दिखाई भी देते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई तो भी एक टापू है, परंतु वो टापू नहीं रहता। मतलब ये जो चौड़े होते हैं तो चौड़े मतलब ऐसे वो, ये देखिए जैसे ये आकृति में आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक सागरीय पर्वत है, या इसको सागरीय द्वीप भी कहते हैं, मध्य सागरीय पर्वत श्रेणी। इसमें ये जो होगी इसकी ये चौड़ाई हो गई, ये 100 सैकड़ों किलोमीटर तक होती है, मतलब 100 या 200 या 300 किलोमीटर। लेकिन इसकी लंबाई अगर हम लोगों ने ज्ञात की एकदम गहराई से ऊपर तक, वो हज़ारों किलोमीटर तक इसकी लंबाई आप लोग को दिखाई देगी। तो जलमग्न पर्वत जो होते हैं उनके शिखर होते हैं वो कभी कभी सतह पर दिखाई देते हैं, तो इन्हें ही हम सागरीय द्वीपों के नाम से जानते हैं। और इनके जो द्वीपों के नाम हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे उदाहरणार्थ आइसलैंड है, जिसको हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप है, बंगाल की खाड़ी है। ये जो है वो बहुत सारे सागर की सतह पर निकले हुए शिखर पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, जिनको हम लोग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सागरीय द्वीप भी कहा जाता है इनको। कौन कौन से हैं वो? अटलांटिक महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी। उसके बाद कुछ सागरों में शिखर समतल एवं विस्तृत होते हैं, उन्हें हम सागरीय पठार कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको सागरीय पठार और सागरीय पर्वत के बीच में अंतर ज्ञात करना हो तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सागरों में शिखर जब समतल और विस्तृत हो जाता है, शिखर जो है वो समतल और विस्तृत, यहाँ पे देखिए ये जो शिखर हैं वो समतल और विस्तृत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग सागरीय पठार कहेंगे। उदाहरणार्थ हिंद महासागर में छागोस का पठार। अगर आपको पूछा गया कि हिंद महासागर में सागरीय पठार कौन सा है, तो वो उसका नाम है बेटा छागोस का पठार। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं सागरीय खाइयाँ एवं सागरीय गर्तों की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आकृति में आपको सागरीय खाई भी दिखाई दी गई है ना, और सागरीय गर्तें भी हैं इसके अंदर में। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सागर के नितल के कुछ स्थानों पर गहरे, संकरे, तीव्र ढलान वाले विवर, गड्ढे सदृश सागर संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए, आपको जो पाठ मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसको जैसे थोड़ी बहुत दिक्कतें मुझे पढ़ने में नहीं जा रही है वो आपको जा सकती है, क्योंकि आपकी रीडिंग कम होती है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। इसलिए जो जो चीज़ें मैं पढ़ के बता रहा हूँ वैसे आप लोग घर में इसके सामने वीडियो के सामने पढ़ के देखिए। तो सागर के नितल के कुछ स्थानों पर
गहरे, संकरे, तीव्र ढलान वाले विवर, गड्ढे सदृश सागर संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब सागर के नितल में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। गड्ढे होते हैं, गहरे भाग होते हैं, तीव्र ढलान वाले विवर भी होते हैं, है ना। तो ये सब पाया जाता है, तो उन्हें सागरीय खाइयाँ अथवा गर्त भी कहते हैं। तो अगर आपको सागरीय खाई यानी गर्त पूछा गया, तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि सागर के गहराई में जब संकरे, तीव्र ढलान वाले विवर और गड्ढे पाए जाते हैं, उन्हें सागरीय गर्त कहते हैं। साधारणतः कम गहराई वाली भू आकृतियाँ खाइयाँ कहलाती हैं और अधिक गहराई वाली बहुत दूर तक फैली भू आकृतियों को गर्त कहा जाता है। तो यदि आपको गर्त और खाई इन दोनों के बीच में अंतर पूछा गया, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि कम गहराई वाली भू आकृतियों को खाइयाँ कहेंगे और बहुत दूर तक फैली हुई भू आकृतियों को हम लोग, गहराई वाली आकृति को हम लोग गर्त कहेंगे। तो समुद्र तल से गर्तों की गहराई हजारों मीटर तक होती है। मतलब समुद्र तल से गर्तों की गहराई क्या होती है? हजारों मीटर। और वही खाइयों की ऊंचाई क्या होगी बेटा? गहराई क्या होगी खाइयों की? वो इससे कम होगी, हजारों मीटर से कम होगी। मतलब सैकड़ों में, जैसे सैकड़ों में खाइयों की गहराई होगी और गर्तों की गहराई हजारों मीटर में होगी। प्रशांत महासागर की मरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। मतलब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा गहराई यदि किसी गर्त की होगी तो वो है प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली मरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। और इसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से मध्य महासागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्तें सागरीय नितल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं। यदि हम लोग महासागरीय जलमग्न पर्वतों के बारे में बात करें, तो इनमें पाए जाने वाली गर्तें जो होती है वो सागरीय नितल के सर्वाधिक सक्रिय भाग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन भागों में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। मतलब ये एक बात ये भी मान के चल सकते हैं कि ज्वालामुखियों की वजह से ही गर्तें बनी हुई है समुद्र के अंदर। और ये गर्तें बहुत बड़ी और सक्रिय ज्वालामुखी को प्रेरित करती है, उनको दिशा देने के भी काम करती है। ये क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे जैसे अगर गर्त की अगर हम लोग बात करें, तो ये भूकंपों के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है। तो सागरीय नितल पर होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण तट पर सुनामी आने का भी खतरा रहता है। अब देखिए, ये इसके कारण गर्तें होने का कारण सागरीय नितल में ज़्यादातर ज्वालामुखी होना, फिर उसमें भूकंपों की संरचना भी एक उसका कारण माना जाता है। और सागरीय नितल पर होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण, मतलब यदि सागरीय नितल पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सुनामी आने का भी खतरा यहाँ पर महसूस होता है। सुनामी का नाम आपने इसके पूर्व सुना होगा बेटा। सुनामी क्या होता है कि जब समंदर में बहुत बड़ा सा भूकंप आता है और धरती फटती है और उसमें से एक ज्वालामुखी निकलता है, वो समंदर के पानी को इतनी ऊंचाई तक लेके जाता है और उसकी लाटे पर लाटे बनते हुए वो समंदर तक आती है। और समंदर तक इतने ज़्यादा प्रेशर और फोर्स की वजह से आने की वजह से यदि कोई इंसान उसकी सुनामी की चपेट में आता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि एक लाट का जो वज़न होता है ना, वो वज़न इतना भारी होता है बेटा कि एक कार के ऊपर दूसरी कार के ऊपर तीसरी कार, इतनी जितनी भी उस लाट की ऊंचाई होगी, है ना, उतनी ऊंचाई का भार हमारे ऊपर गिरा हुआ ये मान के चलिए, ये इतना उसका वज़न होगा ये भी मान के चलिए। और उस इतनी बड़ी लाट के अगर अंदर कोई आदमी फंस गया तो उसके चितड़े चितड़े उड़ जाते हैं। इतनी भयंकर सुनामी आती है। और जिस सुनामी कब आती है? जब समंदर के अंदर भूकंप या फिर ज्वालामुखी, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है। ठीक है, इनका विस्फोट, भूकंप एवं ज्वालामुखी का विस्फोट जो होता है वो सुनामी के रूप में परावर्तित हो जाता है और बहुत ज़्यादा खतरा उसके समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को होता है।
ठीक है। तो आज जो मैंने आप लोग को भाग पढ़ाया सागरीय पर्वत और पठार का, ये भाग आप लोग अपनी किताब में देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला भाग यानी कि सागरीय निक्षेपण देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।